भारत के लिए आत्मविश्वास का प्रतीक है, समझौता नहीं। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत का हालिया अंतिम बार समझौता, साथ ही यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ बड़े समझौते। ट्रेड डील है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि चीजें सस्ती होंगी और कैसे? ये आत्मविश्वास वाला ट्रेड डील नहीं है, ये विश्वासघात वाली डील है, जहां पर यूएस ने फरमान जारी किया है कि इंडिया को किस तरीके की डील साइन करनी है। जब यूरोपियन यूनियन का हुआ, क्यों देशवासियों ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, वेलकम किया? क्योंकि ये इक्वल टर्म्स पे अग्रीमेंट हुआ। जो बाकी सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए, इक्वल टर्म्स पे हुए। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए कह रहा है, पहले तो आप हमें यह आश्वासन दीजिए कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। जो आश्वासन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हमारे जाता हो, या कोई दूसरा हमारे देश को ये नेशनल इंटरेस्ट की जो डिसीजंस हैं उसमें इंटरफेयर करता हो, उसमें आपने हाँ किया। ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आपने ये हाँ किया। आपने कहा $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। इंडिया के साथ कितनी खरीदारी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी 0% ड्यूटी पे टैरिफ्स पे इनकमिंग गुड्स होंगे जो यूएस से आएंगे, हमारे जो होंगे 18% पे होंगे। और 0% पे कौन से जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी होगा, उसमें एनर्जी वाले भी होंगे, उसमें ऑयल भी होगा। तो आपने तो पूरा का पूरा अपनी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पॉलिसी यूएस के हवाले कर दी कि वो निर्णय ले। तो ये किस बात का आत्मविश्वास है? यह आत्मविश्वास नहीं है, यह विश्वासघात है। और किस मजबूरी में किया गया है, ये आज सरकार को पार्लियामेंट के पतल पे आकर डिस्कस करना होगा कि क्या ट्रेड डील का अग्रीमेंट है, कौन से नेशनल इंटरेस्ट नेगोशिएट किए गए हैं, और किस आधार पे ये अनफेयर अनइक्वल जो ट्रेड डील है वो लागू की गई है। ये मैं फिर से दोहराऊंगी, ये ट्रेड डील नहीं है, ये सिर्फ फरमान जारी हुआ है यूएस का, जो आपने उसको अग्री किया है। आप आर्म ट्विस्ट हुए हैं, और क्या आपके कारण रहे थे, ये सब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए। भारत में मोहन भागवत ने ये कहा है, एक पहचान है जो हम सबको जोड़ती है और हम उसे हिंदू कहते हैं। जो एक पहचान हमारी देश की है वो हमारी भारतीयता है। हमारे माँ भारत की जो सोच रही है, और हमारी माँ जो सिविलाइजेशन हमारा इतिहास है वो सदियों का है, और सदियों से यही रहा है कि हमारे देश के अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग प्रजातंत्र में अलग अलग रूप हो सकते हैं, और डेमोक्रेसी में यूनिटी इन डिवर्सिटी होती है। ये हमारे हिंदू धर्म ही नहीं, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू है। तो मैं बस यही कहूंगी कि आरएसएस उसको अप्रोप्रिएट करने की जो कोशिश कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, रोक लगी है, उस पर रोक क्यों लगी गई है? एक समुदाय को आपने इतना प्यार क्यों दिखाया है? और साथ ही देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्गों जैसे दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के छात्रों को परेशान किया जाता है। क्या प्यार दिखाया है? किस वर्ग को प्यार दिखाया है? किस वर्ग को? मैं जानना चाहती हूँ, इस यूजीसी गाइडलाइन के माध्यम से किसका प्यार दिख रहा था? प्यार नहीं दिख रहा था, एक जजमेंट दिख रहा था जो जहर फैलाता कैंपसेस में। और वो ध्रुवीकरण जो देश भर में चल रहा है, पहले धर्म के आधार पे किया, अब जातों के आधार पे चल रहा है, वो हमारे स्टूडेंट के कैंपसेस में आता। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी तरीके से, समावेशी अगर लॉ नहीं होगा, जहां पे एक जन भी, एकमात्र भी, अगर एक कम्युनिटी को जो जनरल कास्ट को रखा गया था बाहर, अगर उसमें से एकमात्र भी 10 में से केस में एकमात्र भी प्रताड़ित है, तो उसको भी ये लॉ का सुविधा होनी चाहिए कि वो भी कंप्लेन कर सके। आपने डिस्क्रिमिनेशन उसमें इस तरीके से रखा कि सिर्फ SC, ST और OBC कंप्लेन कर सकते हैं, जनरल कास्ट को उसमें से एक्सक्लूड रखा। कोई भी लॉ बनता है, समावेशी लॉ बनता है, और डिस्क्रिमिनेशन हैंडल करना है तो अनइक्वालिटी कैसे लाएंगे? अगर कोई फॉल्स केस डालता है तो उसका पेनल्टी कौन भरेगा? ये स्टूडेंट की करियर्स की बात है, स्टूडेंट की लाइफ की बात है। हम भी चाहते हैं सामाजिक न्याय हो, पर सामाजिक न्याय के आड़ से सामाजिक न्याय का चोला पहनाकर जो राजनीति कैंपसेस पे लाने का काम हो रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। और पाबंदी स्टे सुप्रीम कोर्ट से आई है। ये सरकार ने किसी तरीके का, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, कोई संज्ञान नहीं लिया। तो किस प्रेम की ये बात कर रहे हैं? ये किस प्रेम, कहां से किसके लिए प्रेम झलक रहा है? ये डिस्क्रिमिनेटरी था, और ये बेईमानी थी युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और उनकी अपॉर्चुनिटीज के साथ। कैंपसेस में आप कोई भी आकर कह सकता था। और डिस्क्रिमिनेशन कौन डिसाइड करेगा? आधारित किस आधार पे होगा? क्या शब्दों से हो रहा है, किसी एक्शन से हो रहा है, या मन की सोच से हो रहा है?
तो ये आपने इस तरीके का जो वातावरण बनाने की कोशिश करी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। और मैं मानती हूं कि ये, मैं तो शुरू से कहती आई हूं कि ये नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ जा रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाई है। और यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा सरकार को विड्रॉ करना चाहिए और उनके पास और कोई चारा नहीं है। हम सब सोशल जस्टिस चाहते हैं, पर सोशल जस्टिस की आड़ में और डिस्क्रिमिनेशन करना, इसके खिलाफ विरोध हमेशा रहेगा। मैम, ओबीसी तूफान खड़ा करने की कोशिश की, क्या तूफान है? मैं फिर से दोहराऊंगी, ये ऊंची जात, एक तो सबसे पहले मुझे इस बात की तकलीफ है कि ये जो आग लगाने का काम कर रहे हैं वो ऊंची जाति नीची, कोई ऊंची जाति नीची जाति की बात नहीं है, ये ध्रुवीकरण की बात है। आज अगर मैं फिर से दोहराऊंगी, अगर 10 केसेस में से एक केस भी जनरल कास्ट का होता है तो क्यों उसके पास ये लॉ नहीं है जो लॉ को जाकर वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोल सकता है। मैं मानती हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं और कभी कभी कैंपसेस का मिसयूज होता है, पर कोई भी अगर लॉ सरकार की तरफ से इंट्रोडक्शन होता है तो वो सरकार को सभी को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ये राजनीति आप कैंपसेस पे ला रहे थे जिसका विरोध हुआ है, ध्रुवीकरण आप कैंपसेस पे ला रहे थे जिसका विरोध हुआ है। और ये विरोध, मैं दोहराऊंगी, ये सिर्फ अगड़ी पिछली ऊंची नीची जात का नहीं है, ये ध्रुवीकरण फैलाने वाली बात का है। मुझे तो उम्मीद थी कि वो उसका समर्थन करेंगे यूजीसी गाइडलाइंस को, ये स्टे का, पर ये तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। जैसे मैंने शुरू से कहा है, एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैम, सांसद का हिस्सा है, बिना कारण किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर वो निर्दोष है तो उन्हें साफ कर दिया जाएगा। अगर वो मुझे इस केस की ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैम, आखिरी क्वेश्चन मैम, इसमें गड्ढे में एक युवक गिर गया और उसकी मौत हो गई, तो जल बोर्ड पर भी इस पर निशाना साधा गया है कि ऐसे गड्ढे हैं उन्हें भरा नहीं। जिंदगी भर जो देशवासी है, आम इंसान है, जिंदगी भर अपनी दिक्कतों से जूझता हुआ, मेहनत की कमाई कमाता हुआ, देश में टैक्सेस के माध्यम में योगदान देता रहा, क्या अपेक्षा रखता है अपनी सरकारों से कि उनकी लाइफ सेफ रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहेगी, अफोर्डेबल हाउसिंग होगा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर होगा। पर हमारी सरकार दे क्या रही है? वही गड्ढे, वही अनसेफ रोड्स, वही लॉ एंड ऑर्डर का डिसिप्लिन नहीं फॉलो करना, वही कॉन्ट्रैक्टर राज का चालू रहना। हमने नोएडा में भी एक यंग डेथ देखी, वो देश का एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर होता, एक सफल इंसान होता, पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि हमारी जो सरकार है, बेसिक डिसिप्लिन जो होता है, अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस चल रहा होता है, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, उसमें बैरिकेडिंग होती है, डेंजर से उनको सेफ रखा जाता है, उनको बताया जाता है, वार्निंग होती है, वहां पर साइंस होते हैं, कुछ नहीं था। फिर से दिल्ली, जो देश की राजधानी है, दिल्ली में इतनी यंग डेथ सुनना, वो भी इस कारण की वजह से मन झकझोर देता है और सवाल उठ खड़े करता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म, कि अभी भी वो दोष किसी और पे मर रहे हैं। ये वैसा ही है कि अगर मोदी जी से सवाल करते हैं तो नेहरू जी को याद किया जाता है, अगर इनसे सवाल करते हैं तो आम आदमी पार्टी को दोष मढ़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, हरियाणा में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी, काफी सारे राज्यों में सरकार आपकी, फिर भी आप जो बेसिक उनको वादे किए थे कि बेसिक एमिनिटीज, बेसिक आस्क फॉर लिविंग, वो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो शर्म आप पर है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं वो उस पर एक्शन किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर इसका जिम्मेदार था उस पर एक्शन लिया जाएगा, और जो लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्टर को चूज कर उससे घूसखोरी की होगी उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक जवान की भी मृत्यु होना, एक यंग लाइफ की भी मृत्यु होना हमारे देश के लिए निराशाजनक स्थिति है। इट्स अ शेम, और भारतीय जनता पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए।